हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में। मेरा नाम है सौरम चौहान और आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, यानी कि भारतीय नागरिकों के क्या मौलिक अधिकार है। देखिए, जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की या मूल अधिकार, ये दो वर्ड एक ही हैं। बहुत सारे बच्चों को इन दो वर्ड में भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मूल अधिकार क्या है या मौलिक अधिकार क्या है। इन दोनों का सेम मीनिंग्स है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ऐसे अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशंस ने हम सभी को दिए, हम सभी भारतीयों को दिए हैं, जिसमें राज्य किसी भी आधार पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आज ये होने वाले। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम सभी को पता होने चाहिए कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू हमें कौन कौन से राइट्स हमें मिले हुए हैं और उन राइट्स को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से ही आपको फंडामेंटल राइट्स को रीड करना है या समझना है। आप किसी भी साइड से हैं, आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको आपके अपने खुद के अधिकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह की अपडेटिंग के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट नहीं करनी है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। नीचे आई बटन दिया हुआ है, वहाँ पे आप बेल आइकन को दबा करके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन जब भी हम अपलोड करेंगे कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी लेक्चर, तो नोटिफिकेशन तो सबसे पहले आप ही के पास जाएगा। तो देर नहीं करनी है, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब का। और पसंद आता है तो लाइक और शेयर तो देखिए करना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो हर देश में हर नागरिकों को, देखिए हर देश अपने नागरिकों को कुछ राइट्स देता है। उसमें अगर हम बात करते हैं राइट टू लिबर्टी या राइट टू इक्वेलिटी, तो ये तो हर एक कंट्री में। और एक राइट टू इक्वेलिटी की बात करते हैं, यानी कि समानता के अधिकार की बात करते हैं, तो ओवरऑल हर एक कंट्री उसको अडॉप्ट कराता है अपने, और हर एक सिटीजन्स को मतलब वो देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रहकर ही इन अधिकारों को उपयोग कर सकते हैं, नहीं। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, राइट टू इक्वेलिटी तो आपको हर एक कंट्री में ही मिलेगा। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। पहले क्या थे? 7 थे, लेकिन उसके बाद 1979 के 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, यानी कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। संपत्ति के अधिकार का जो अस्तित्व है अब वो केवल एक साधारण कानूनी अधिकार के रूप में ही रह गया, केवल एक लीगल राइट्स बन करके रह गया है। और इस तरीके से अब भारतीय नागरिकों के पास, यानी कि हम लोगों के पास कुल मिलाकर के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। इस 14 से 18 के बीच में 5 टाइप की हमें इक्वेलिटी मिली हुई है। जैसे विधि के समक्ष समानता, यानी कि अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा कानून के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके लिए हर क्षेत्र में जो कानून है वो सभी के लिए एक समान होंगे। किसी भी, यानी कि कोई हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करता है या कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो किसी भी लेवल पर उसके लिए अलग अलग कानून नहीं होंगे, हर एक व्यक्ति के लिए कानून समान होंगे। दूसरा सामाजिक समानता, यानी कि अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का उल्लेख किया गया, यानी कि उसको डिफाइन किया गया है, कि जिसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान या प्रॉपर किसी भी आधार पर, इनमें से किसी के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तीसरा है सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता, यानी कि अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी भारतीयों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। और इस संबंध में केवल धर्म, जाति या जन्म स्थान या इसके अलावा किसी भी एक के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भी भेदभाव, यानी कि अनटचेबिलिटी जैसा या कुछ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जैसा बिहेव नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास स्किल है, आपके पास प्रॉपर रूप से वो डिग्री है, आपने उस चीज़ के लिए, आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हो, क्वालिफाई हो, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसमें इक्वालिटी दी जाएगी। तो आपके पास कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर। फोर्थ है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करना। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाएगा, यानी कि हम किसी भी रूप में उसको बिहेव में नहीं ला सकते, वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी से किसी अयोग्यता को लागू करने का अपराध होता है। हिंदू समाज में
अस्पृश्यता के विष को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा सन 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया, जिसके अकॉर्डिंग अस्पृश्यता को यानी कि अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। और हम लोग देखते हैं, अगर हम अपने समाज की बात करते हैं तो हमारा समाज आज जैसा है वैसा पहले नहीं था, बहुत हद तक थोड़ा सा सुधर करके इस यहाँ पे स्टैंड किया हुआ है। अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था, लोगों को मतलब ये फील कराया जाता था कि आप बहुत छोटे हो और ख़ुद को वो बहुत ज़्यादा अपर मानते थे उनसे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। और निचली जो जाति होती थी यानी कि जिसे हम आज की टाइम में SST बोलते हैं, तो उस टाइम में उनकी मतलब उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता था जैसे वो सोसाइटी से बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशंस बना है और उसमें सभी को अधिकार मिले हैं, सभी को राइट्स मिले हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए किसी के आधार पर भी यानी कि किसी भी छोटी से छोटी चीज़ के आधार पर भी किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना और शिक्षा से रिलेटेड किसी उपाधि के अलावा राज्य किसी को भी कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ भारतवर्ष का कोई भी नागरिक यानी कोई भी सिटीजन्स बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य के उपहार या किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा पदवी स्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि अगर वो इंडियन से बाहर कहीं रहता है और बाहर की गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करना चाहती है किसी भी पोस्ट के लिए, तो बिना राष्ट्रपति की परमिशन के वो उस पोस्ट को अडॉप्ट नहीं कर सकता, वो उस उपाधि को अडॉप्ट नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे परमिशन लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू लिबर्टी। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसमें डिफाइन किया गया है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक हम प्रॉपर रूप से राइट टू लिबर्टी या जो राइट टू फ्रीडम है उसको हम डिफाइन करते हैं। लेकिन इसमें अनुच्छेद 19 में ही बहुत सारी स्वतंत्रता को रखा गया है, जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निशस्त्र और शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में भ्रमण या निवास करने की स्वतंत्रता यानी कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा, और इसके साथ साथ ही जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता। और यानी कि व्यवसाय की स्वतंत्रता के बाद अनुच्छेद 19 से एक व्यवसाय की स्वतंत्रता यानी कि आप किसी भी जगह पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मतलब कोई भी व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं देश के किसी भी कोने में। फिर नेक्स्ट इसमें अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा यानी कि अनुच्छेद 20 ये डिफाइन करता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं समझा जा सकता जब तक कि उसके अपराध के समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन ना किया गया हो और न उसे किसी एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड दिया जा सकता है, और न ही किसी व्यक्ति को स्वयं यानी कि अपने आप और अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी कि उससे किसी भी आधार पर आप फोर्स नहीं करा सकते कि आप अपना जो अपराध है वो खुद से स्वीकार कर लें, या तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता या तो उसके खिलाफ कोई बिल्कुल ठोस सबूत नहीं मिल जाते, कोई एविडेंस नहीं मिल जाता, या फिर जहाँ पर उसने कोई मतलब इस तरह का कोई क्राइम किया है, अगर वो क्राइम उस कानून मतलब कुछ भी ऐसा किया है जिसके आधार पर उसको अरेस्ट किया गया है, अगर उसने कोई भी ऐसा कानून का उल्लंघन नहीं किया है तब तक उसको हम अपराधी नहीं मान सकते। ये राइट्स आता है आपके अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा को लेकर के। यानी कि अगर आपको कोई भी ऐसी बेवजह अरेस्ट करता है या आपको कोई परेशान करता है तो आपके पास ये राइट्स है। आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग आपको किसी भी आधार पर अपराध घोषित नहीं किया जा सकता, अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जीवन और शरीर यानी कि रक्षण की स्वतंत्रता। देखिए आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ये आपको राइट टू प्राइवेसी की एक राइट है, आपका प्राइवेसी का है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई, जिसमें कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि उसकी पर्सनल लिबर्टी से अलग नहीं रखा जाएगा। यानी कि प्रॉपर रूप से वो अपनी लाइफ को किस तरीके से सर्वाइव कराता है, किस तरीके से वो चलाता है, उसका उठने का बैठने का उसका तौर तरीका जो भी है उसमें राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा, वो उसकी राइट टू प्राइवेसी में आता है।
जो आर्टिकल 21 में को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिरफ्तारी या बंदीकरण के विरुद्ध सुरक्षा, यानी कि आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाए यानी कि गिरफ्तार हो जाने के बाद में वह आवश्यक होगा कि उसे बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाए, यानी कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको अरेस्ट का रीज़न भी बताया जाना चाहिए, तथा गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही निकटतम यानी कि उसके आसपास जो भी न्यायाधीश के सम्मुख है उसको वहाँ पे एक तरीके से प्रेजेंट किया जाए। न्यायाधीश की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, और इस अवधि में उस व्यक्ति के किसी वकील से परामर्श करके अपनी खुद की रक्षा की व्यवस्था करने का भी अधिकार है। यानी कि जो हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि पुलिस आई उठा करके ले गई, जेल में डाला, 3rd डिग्री इस्तेमाल की, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं होता है। रियल में बिल्कुल इससे डिफरेंस होता है। पुलिस बेवजह किसी को अरेस्ट नहीं करती है। हाँ, अगर कुछ एविडेंस है, कुछ डाउट है तो उसमें पूछताछ कर सकती है, बट वो भी एक नोटिफिकेशंस दे करके, परमिशन ले करके। तो ये हम सबके पास राइट्स है कि अगर हमें किसी बेवजह से बंदी बनाया जा सकता है या कहीं अरेस्ट कर लिया जाता है तो हमें अपने खुद के प्रोटेक्ट के लिए हमें वकील करने की भी व्यवस्था है। हम अपना कारण भी पूछ सकते हैं कि हमें किस वजह से अरेस्ट किया गया है, और साथ साथ में अगर एविडेंस नहीं है, देखिए एविडेंस होता है तो 24 घंटे के अंतर्गत वो कोर्ट में उनको प्रेजेंट करना होता है, बट एविडेंस नहीं होता है तो वो कोर्ट में भी प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आपके पास बहुत सारे तौर तरीके होते हैं इन सब झमेलों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए। अनुच्छेद के बाद 22 का ही भाग क्या है, जिसके खंड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई, जिसका मीनिंग्स है कि किसी भी प्रकार का अपराध किए जाने से पहले और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी। निवारक निरोध का जो टारगेट है वो व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। तो ये सामान्य काल और संकट काल दोनों में ही लागू होता है। 22 में प्रॉपर रूप से उसको हर तरीके से अपराध से बचाने के लिए होता है। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में इसको डिफाइन किया गया है। यानी कि भारत का संविधान भारत में एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करता है, और इसके लिए समाज में प्रॉपर रूप से व्याप्त बहुत सारे शोषण होते हैं, बहुत सारे टॉर्चर होते हैं, उनको अंत करने की वो व्यवस्था करता है। क्योंकि जिस स्टेट में चाहे बात डोमेस्टिक वायलेंट की हो, चाहे किसी भी आधार पर वायलेंट की हो, टॉर्चर की हो, अगर किसी भी स्टेट में लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है तो वो स्टेट इज़ नॉट ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मीनिंग्स ही होता है कि जहाँ पर टॉर्चर, डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी प्रकार का कोई भी वायलेंस ना हो, समाज एक डेवलप की कंडीशंस में हो, एक ऐसी जगह अपने आप को स्टैंड करता हो जहाँ पे अंधविश्वास, रूढ़िवादी इन सब से वो बिल्कुल अलग हो। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखिए मनुष्य को क्रय विक्रय का विरोध होता है इसमें, यानी कि आर्टिकल जो अनुच्छेद 23 है उसके भाग 1 के अनुसार मनुष्य, स्त्रियों या बच्चों को, मैंस है, वुमेन्स है या छोटे छोटे बच्चों को हम खरीदना या बेचना बिल्कुल प्रॉपर रूप से घोर अपराध माना जाता है और ये दंडनीय माना जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा, बेगार का निषेध, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 23 के भाग 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से बेगार या बलपूर्वक काम लेना अपराध है और दंडनीय माना जाता है। यानी कि अगर आप किसी को काम दे रहे हैं, अगर उसका मन करता है काम करने का तो वो करेगा, लेकिन आप अगर उसका मन नहीं है काम करने का तो आप उसको फोर्स डाल करके वो काम नहीं करा सकते। फिर हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसमें डिफाइन किया गया है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता में पहला है कि धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की मान्यता के अनुसार, यानी कि जो जिसको भी वो मानता है, वो किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उनकी उपासना करने, यानी कि उनको पूरी तरीके से फेथ उनमें बिलीव रखने और उनके प्रचार करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दूसरा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा सभी धर्मों के अनुयायी को, यानी कि जो भी धर्म के ठेकेदार होते हैं, उन सभी को धार्मिक और दान देने वाली जो भी संस्थाएं होती है उनको एस्टैब्लिश करना, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं टेम्पल से रिलेटेड या किसी भी ऐसे धार्मिक संस्था से रिलेटेड जो एक तरीके से दान
लेना, यानी कि जो ट्रस्टी होते हैं उनको इस्टेब्लिश करना, और उसके साथ साथ उनको ऑर्गेनाइज करना, धार्मिक मामलों का प्रबंध, धार्मिक संस्थाओं द्वारा चल और अचल संपत्ति अर्जित करना, यानी कि प्रॉपर्टी ढूंढना जहाँ पर भी टेम्पल या कोई भी ऐसी इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं जो धर्म से रिलेटेड है, तो राज्य के कानून के अनुसार प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि ये टोटल रूप से हमारी कुछ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है जो हर एक सिटीजन्स को मिले हुए हैं। फिर हम बात करते हैं व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में व्यवस्था की गई है कि किसी भी राज्य की शिक्षण संस्था में किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, प्रॉपर रूप से ये प्रोहिबिटेड है। लेकिन सरकार द्वारा मान्यता और सहायता प्राप्त व्यक्तिगत शिक्षण संस्था, यानी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो किसी गैर सरकारी धन से स्थापित नहीं है, यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा नहीं लग रहा है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी अगर वो किसी प्राइवेट है। ठीक है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ये परमिशन दी जाती है कि आप प्रॉपर रूप से कोई धार्मिक एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हो। लेकिन ऐसी संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उस धार्मिक शिक्षा की उपासना प्रार्थना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर वहाँ पे धार्मिक कोई एजुकेशन दी भी जा रही है, फॉर एग्जांपल हमारे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, मतलब गवर्नमेंट जो भी होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, इस तरह का मतलब परमिशन नहीं होती कि आप धार्मिक एजुकेशन को प्रोवाइड कराओ। लेकिन हाँ, अगर प्राइवेट में इस तरह की सुविधा है, परमिशन है, आप करा सकते हो, तो वहाँ पे बच्चों का मन होगा, यानी कि अगर स्टूडेंट चाहे तो उसको अडॉप्ट कर सकता है, उसको पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। बट आप फोर्सफुली आप उसको ये फोर्स नहीं कर सकती, नहीं तुझे पढ़ना ही होगा। अगर हम बात करें गीता की, किसी भी ऐसी ग्रंथ की जो मोस्टली हर एक इंसान के लिए होता है, किसी भी धर्म से रिलेटेड ये बुक्स नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, इस लाइफ को आप कैसे तरीके से जियोगे, ये लाइफ को सिखाने के लिए होती है ये चीज़ें। तो आप किसी से फोर्सफुली नहीं कराओगे कि आपको पढ़नी है, आप मतलब उसको धर्म का स्टैम्प नहीं लगा सकते, या जोर ज़बरदस्ती से आप धर्म की चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा सकते। ये प्रॉपर रूप से हर एक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, हर एक व्यक्ति के पास होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक, यानी कि आर्टिकल 29 से 30 तक। देखिए, आर्टिकल 29 से 30 तक भारत के सभी नागरिकों को सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी 2 टाइप के अधिकार दिए गए हैं। पहला है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो माइनॉरिटी है उनके हितों को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, यानी कि जो भी वो लैंग्वेज बोलते हैं, जो भी जिस भी स्टाइल में वो लिखते हैं, बोलते हैं, उस संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। चाहे वो कम संख्या में हो, चाहे वो ज़्यादा संख्या में हो, संख्या मैटर नहीं करती है। वो जितनी भी संख्या में, चाहे वो 2 ही है, किसी भी धर्म के इंसान हो, चाहे वो 2 ही है माइनॉरिटी में, अगर 2 ही पॉपुलेशन में आते हैं और 2 की संस्कृति, 2 की लैंग्वेज, इन सब की अलग है, तो उसको वो अधिकार दिया गया है कि वो अपनी संस्कृति, अपनी लैंग्वेज, अपने स्टाइल के हिसाब से अपना जीवन यापन कर सके। उसको बाधा नहीं डाली जाएगी राज्य के द्वारा। दूसरा है अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यकों, यानी कि जितने भी माइनॉरिटी वर्गों को अपनी रुचि की, अपनी इच्छा से शिक्षण संस्थाओं, यानी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनको एस्टेब्लिश करने की, उनके प्रशासन का अधिकार है। तो राज्य किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इस आधार पर आर्थिक सहायता देने से इनकार नहीं कर सकता कि वह किसी भी धर्म या भाषा पर आधारित है, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के अधीन है। यानी कि वहाँ पे राजा का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो उनको हर तरीके की जो सुविधा है, जो हेल्प है, वो प्रोवाइड कराए। वो वहाँ पे ये पॉइंट नहीं रखेगा कि ये इस धर्म से रिलेटेड या उस धर्म से रिलेटेड है। फिर हम बात करते हैं 44 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसे हम संपत्ति के अधिकार को थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो मूल अधिकार से अलग कर दिया गया है, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा इस सत्र शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई भी आघात नहीं पहुंचेगा। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 32, जिसमें हम रेमेडीज़ की बात करते हैं, यानी कि संवैधानिक
उपचारों का अधिकार की बात करते हैं और इसको लेकर के मैंने प्रॉपर रूप से एक वीडियो लेक्चर पहले ही तैयार किया हुआ है। तो आर्टिकल 32 को जानने के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दिया है और एंड में आपको उसका एक प्रॉपर रूप से उस वीडियो का एक लिंक भी लास्ट में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। वहाँ से चेकआउट करके R32 को कंप्लीटली रीड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन सभी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो संविधान ने दे दी है, बट अगर उनका हनन होता है या कोई भी मिसयूज़ करता है उन राइट्स को या प्रोहिबिट करता है या हमें हमारे अधिकारों से वंचित करने की कोशिश करता है, तो हम अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग उनको सिक्योरिटी कैसे मिलती है वो आप इस वीडियो लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है, लेक्चर अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की जो वीडियो लेक्चर है उनको अटेंड करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ ऐसे टॉपिक है, कंसेप्ट है जो आपके क्लियर नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं उनको अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर आउट कराऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। के बाद